गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हम टैक्सेबल पर्सन के बारे में बात कर रहे थे और टैक्सेबल पर्सन के लिए हमने बात की थी टैक्सेबल पर्सन मींस हु इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। और टैक्सेबल पर्सन कौन होगा ये डिपेंड करेगा टैक्स पेमेंट मैकेनिज्म पे, इधर इट्स अ फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। If it is a forward charge, then supplier is liable to pay GST, but if it is reverse charge, then the recipient is liable to pay GST. And who would be the taxable person? The person who has the GST registration number, and whenever you get the GST registration, you will be allotted by a unique identification number that is called GSTIN, and it is a PAN based state-wise. We yesterday talked that GST registration may be two type of, it's a compulsory or voluntary registration. Voluntary registration means रजिस्ट्रेशन ऑन योर ओन, जब आप अपने आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो इसे कहा जाता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। पर भले ही आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया हो, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते ही आप क्या बन जाएंगे? टैक्सेबल पर्सन। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया बात करेंगे हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन दो तरीके का होता है, साथ साथ बनाते जाइए। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन it's a turnover base and ट्रांजैक्शन बेस्ड, है ना। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मींस जब आपकी चॉइस नहीं है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। टर्नओवर बेस हो सकता है, ट्रांजैक्शन बेस हो सकता है। टर्नओवर बेस्ड का मतलब होता है व्हेन PAN based, when PAN based aggregate turnover across all states। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एक पैन के ऊपर जितने भी स्टेट्स में आप बिजनेस कर रहे हैं उसके सबके टर्नओवर को एड ऑन कर लीजिए। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल काम धंधा। तो पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर अक्रॉस ऑल स्टेट, जितने भी स्टेट्स में सेम पैन के ऊपर आप बिजनेस कर रहे हैं सबके टर्नओवर को एक्सीड कर टोटल कर लीजिए। एंड व्हेन पैन बेस्ड aggregate turnover across all state exceeds the थ्रेशोल्ड लिमिट। जब हम जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था काउंसिल थ्रेशोल्ड लिमिट रिकमेंड करता है, मींस वैल्यू वाइज एक लिमिट जिसके ऊपर अगर आपका टर्नओवर गया तो आप मोटू सेठ बन जाएंगे और आपको कंपलसरी टर्नओवर बेस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड टर्नओवर बेस रजिस्ट्रेशन। ट्रांजैक्शन बेस रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ट्रांजैक्शन बेस रजिस्ट्रेशन होगा व्हेन person is doing any transaction as covered under section 24। when person is doing any transaction as covered under section 24, यानी सेक्शन 24 में लिखा कोई ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, यानी आपका टर्नओवर कितना है इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जो सेक्शन 24 में कवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। ठीक है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि अगर आपके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी आ गई तो आपके टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। या फिर एक और एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत सारे हैं, जब हम रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कवर होगा। एक और एग्जाम्पल हो सकता है ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, इन सबको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है। और इनके टर्नओवर को भी हमें कंसीडर नहीं करना है क्योंकि दिस इज अ
ट्रांजैक्शन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। तो आप चाहे टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन के दायरे में आके रजिस्ट्रेशन लें, आप चाहे ट्रांजैक्शन बेस्ड रजिस्ट्रेशन में आके रजिस्ट्रेशन लें, या आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लें, जिस भी तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन लिया, एक बार रजिस्ट्रेशन लेते ही आप क्या बन गए? टैक्सेबल पर्सन। अब टैक्सेबल पर्सन अगर गुड्स या सर्विसेज देगा, बदले में कंसिडरेशन लेगा, और अगर उसके द्वारा की गई एक्टिविटी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो वो जीएसटी के दायरे में आएगा। सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, यानी इफ आई एम सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज तो मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। रिसिपिएंट के पास है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, और अगला पैरामीटर है हमारा टैक्सेबल सप्लाई। यानी जो सप्लाई आप कर रहे हैं वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, और कहां होनी चाहिए? टैक्सेबल टेरिटरी में। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब इंडिया, और जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। तो टैक्सेबल सप्लाई को समझने के लिए हम 3 टर्म के ऊपर बात करेंगे। पहली होगी नॉन, साथ साथ लिखते जाएंगे। पहली होगी नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या होगी? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब सप्लाई which is not leviable to GST, like पेट्रोल। ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी लेवी ही नहीं होता। जीएसटी लेवी नहीं होता मींस ऐसी सप्लाई जो कि जीएसटी के दायरे में ही नहीं आती। जैसे हमने किस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में बात की थी? क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, दूसरी होगी एग्जम्प्ट सप्लाई। ठीक है, एग्जम्प्ट सप्लाई मतलब ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर हो सकता है जीएसटी लेवी है, लेकिन अगर आपको जीएसटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो एग्जम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स, एग्जम्प्ट सप्लाई में क्या क्या शामिल है? सप्लाई लेविएबल टू नील रेट ऑफ जीएसटी। ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर नील रेट ऑफ जीएसटी है, नील रेट ऑफ जीएसटी है, 0% जीएसटी है, दैट इज एग्जम्प्ट सप्लाई। या फिर और सप्लाई which is notified as exempted under section 11। सप्लाई which is notified as exempted under section 11, या सप्लाई जो कि सेक्शन 11 में exempted नोटिफाई है। मींस गवर्नमेंट ने उसको क्या बोला कि इस पर्टिकुलर सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी की जिसे मेगा एग्जम्पशंस कहते हैं, और मेगा एग्जम्पशंस में बहुत सारे गुड्स, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने इंटेंशनली जीएसटी से फ्री की। और जीएसटी से फ्री करने का अल्टीमेट मोटिव क्या होता है कि अगर किसी गुड्स या सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा, इसका मतलब वो गुड्स या फिर वो सर्विसेज एंड कंज्यूमर के लिए क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा एग्जम्प्ट सप्लाई और किसे बोलते हैं? नॉन टैक्सेबल सप्लाई को भी क्या बोलते हैं? एग्जम्प्ट सप्लाई। मींस every non-taxable supply is an exempt supply, but every exempt supply is not a non-taxable supply। ठीक है, तो दिस इज exempt supply। ओके, अब हाँ, जब रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पे आएगी, आपके सिलेबस में है, रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, वहां पर कवर होगा। ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है?
टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई किसे कहते हैं? ऐसी सप्लाई जो नॉन टैक्सेबल भी ना हो और एग्जम्प्ट भी ना हो, मतलब जीएसटी के दायरे में आती हो, नील रेट भी ना हो और सरकार ने एग्जम्प्ट भी ना करके रखी हो, दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल सप्लाई। तो टैक्सेबल सप्लाई मतलब एनी सप्लाई विच इज लेविएबल टू जीएसटी। कोई भी सप्लाई विच इज लेविएबल टू जीएसटी, जिसके ऊपर जीएसटी लेवी होता है ना, एनी सप्लाई विच इज लेविएबल टू जीएसटी। तो अब अगर हम इसको समराइज करें या इसको रैप करें कि क्या क्या चीजें जीएसटी लेवी होने के लिए एप्लीकेबल है, हमने 5 पैरामीटर के बारे में बात की। गुड्स या सर्विसेज होनी चाहिए, बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए, ये कहां से आ गया भाई, बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बाय टैक्सेबल पर्सन एंड इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल पर्सन होने का प्रूफ क्या है? वह इफ यू आर अ टैक्सेबल पर्सन देन यू विल हैव अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, यानी अब आप देखिए, आप डीमार्ट जाते हैं, ठीक है, डीमार्ट आपको क्या देता है? गुड्स, बदले में आपसे क्या लेता है? कंसीडरेशन। वो एक्टिविटी कर रहा है दैट इज इन that is in course or furtherance of business and नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होगी फिर, हाँ वॉल्यूम कम कर दीजिए, ठीक है। तो डीमार्ट हमें क्या करता है? गुड्स देता है, बदले में कंसीडरेशन लेता है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कभी भी आप डीमार्ट के बिल पे देखिएगा जीएसटीआईएन लिखा होता है, यानी डीमार्ट क्या है? टैक्सेबल पर्सन। और जो वो सप्लाई कर रहा है, कुछ चीजों को छोड़ दें, जो एग्जम्प्टेड है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करता, लेकिन बाकी की जो सप्लाईज हैं उनके ऊपर, वो सप्लाईज कैसी हैं? टैक्सेबल सप्लाई। तो जब भी आपको डीमार्ट बिल बना के देता है, उस बिल के ऊपर क्या लिखा होता है? जीएसटीआईएन। और आपसे क्या चार्ज करता है? वैल्यू और जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, बर्डन हमारे ऊपर, हम वो जीएसटी का पैसा डीमार्ट को देते हैं और डीमार्ट किसको देता है ना, गवर्नमेंट को। ठीक, लेकिन हमारे घर के पास एक संजू गोलगप्पे है, हाँ, हमारे एरिया में बड़ा फेमस है और बहुत ही अच्छे गोलगप्पे बनाता है। तो अब संजू गोलगप्पे क्या सप्लाई करता है? गुड्स, बदले में क्या लेता है? कंसीडरेशन। ये उसका क्या है? बिजनेस। लेकिन संजू गोलगप्पे के पास जीएसटीआईएन नहीं है, क्योंकि वो तो भले ही कितनी भी कमाई कर ले लेकिन फिर भी बेचारा गोलगप्पे वाला है। तो न तो उस वो टर्नओवर बेस रजिस्ट्रेशन के दायरे में आता है, न ट्रांजैक्शन बेस्ड रजिस्ट्रेशन के दायरे में आता है, और न ही उसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रखा है। यानी बाकी के सारे पैरामीटर पूरे होते हैं, गोलगप्पे की सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है। आप काना रेस्टोरेंट में जाके गोलगप्पे खाइए, ठीक है, या आप आईटीसी में जाके, राजपूताना शेरेटन में जाके गोलगप्पे खाइए, वो आपसे जीएसटी चार्ज करेंगे। यानी टैक्सेबल सप्लाई है, बिजनेस है, कंसीडरेशन है, गुड्स है, लेकिन फिर भी जो गोलगप्पे वाला है हमें क्या ऐसे बोलता है कि 10 रुपए प्लस जीएसटी? क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसके द्वारा की गई एक्टिविटी के ऊपर 5 पैरामीटर पूरे नहीं होते, इसीलिए जीएसटी लेवी नहीं होता। अब आप नोटिस कीजिएगा, आप कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाइए या कहीं पर भी, अगर आपको जीएसटी का बिल व्यक्ति दे रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति के ऊपर, उस सप्लायर के ऊपर ये 5 पैरामीटर पूरे होते हैं। वो आपको जीएसटी का बिल देगा जिसपे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, वो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होगी, बदले में गुड्स होगा या सर्विस होगा, कंसीडरेशन होगा, और जो भी व्यक्ति एक्टिविटी कर रहा है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक, मींस नाउ जीएसटी लॉ क्या कहता है? जीएसटी लॉ ये कहता है कि किसी भी एक्टिविटी पे जीएसटी कब लगेगा? जब उसके साथ क्या पूरे होंगे? 5 पैरामीटर पूरे होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेक्शन 7। मैंने आपको क्या कहा था? सेक्शन 7 कौन है? ये जीएसटी का हीरो है, ठीक है।
तो हीरो की एंट्री कब होती है? बाद में। ठीक, इसीलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन 7 की। और सेक्शन 7 किसको डिफाइन करता है? सप्लाई को डिफाइन करता है। या यूं कह दीजिए कि पूरे जीएसटी लॉ का दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई ही नहीं है तो खत्म काम। फिर तो 5 पैरामीटर का भी हम क्या करेंगे? यानी एक्टिविटी को क्या होना चाहिए? सप्लाई होना चाहिए। ठीक, तो किस एक्टिविटी को हम सप्लाई कह सकते हैं और किस एक्टिविटी को हम सप्लाई नहीं कहेंगे, ये बात हमें कौन बताएगा? सेक्शन 7 बताएगा। तो सेक्शन 7 ने बोला कि किसी भी एक्टिविटी को सप्लाई हम तब कहेंगे जब वो एक्टिविटी या तो सेक्शन 7(1)(a) में कवर हो, या वो एक्टिविटी 7(1)(b) में कवर हो, या वो एक्टिविटी 7(1)(c) में कवर हो, या वो एक्टिविटी 7(1) दो छोटे वाले a। मीन्स किसी भी एक्टिविटी को सप्लाई कहने के लिए उसके ऊपर क्या अट्रैक्ट होना चाहिए? या तो 7(1)(a) या 7(1)(b) या 7(1)(c) या 7(1)(a). 7(1)(a) में सप्लाई तब होगी जब सप्लाई प्लस 5, यानी कितने पैरामीटर पूरे होंगे? 5। 7(1)(b) जब मैंने आपको लिखाया था तो मैंने लिखाया था कि ये बिजनेस के एक्सेप्शन है, लिखाया था ना? तो सप्लाई प्लस 4 बिजनेस का एक्सेप्शन है, मतलब बिजनेस वाला पैरामीटर पूरा नहीं होगा। 7(1)(c) किसका एक्सेप्शन था? कंसीडरेशन का। तो यहां पर भी कितने पैरामीटर पूरे होंगे? 4। ठीक, पर मुद्दे की बात यह कि आपके द्वारा की गई एक्टिविटी इनमें से किसी सेक्शन में फिट बैठेगी, तभी आपके द्वारा की गई एक्टिविटी सप्लाई होगी और तभी जीएसटी लेवी होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 7(1)(a) की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 7(1)(a) की। और सेक्शन 7(1) ये कहता है, ये 7(1) ना जीएसटी की इच्छाधारी नागिन है। देखा है नागिन शो? देखा है? नहीं देखा? अरे मौनी रॉय स्टार बन गई उससे। हाँ देखा था ना, पहला देखा था। ऐसे मजा आता है ना ऐसे शोज को देखने, थोड़े दिन बाद बोर हो जाते हैं शुरू शुरू में। अच्छा, इच्छाधारी नागिन की खास बात क्या होती है? इट कैन डिस्गाइज, है ना, अलग अलग तरीके के रूप लेके हमारे सामने आ सकती है। ठीक, तो ये 7(1)(a) ये क्या है? ये जीएसटी की इच्छाधारी नागिन है। क्यों बोला मैंने इसे इच्छाधारी नागिन? क्योंकि 7(1)(a) बोलती है इट इंक्लूड्स, लिखा हुआ है, आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा, नोट्स में सब लिखा है, इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मतलब आप जितने तरीके की एक्टिविटी सोच सकते हैं उन सबको 7(1)(a) अपने में शामिल करता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई का मतलब सेल, है ना? ये हम एक्टिविटी के टाइप की बात करें, सेल। सेल एक तरीके की एक्टिविटी होती है ना। Whenever you are selling something, जब आप किसी चीज को सेल करते हो तो सेल की क्या खास बात होती है? आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, सेल की क्या खास बात होती है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ओनरशिप। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की खास बात क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, यानी आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें गुड्स की ओनरशिप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जा रही है। ठीक है, या आप करते हो ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब ओनली पोजेशन, ओनरशिप नहीं जाती, केवल पोजेशन, मतलब आप राइट देते हो किसी को कि मेरी चीज यूज कर लेना। ठीक, या एक तरीके की एक्टिविटी होती है बार्टर। बार्टर मतलब गुड्स के बदले गुड्स, या गुड्स के बदले सर्विस, या सर्विस के बदले सर्विस, या सर्विस के बदले गुड्स। दिस इज बार्टर। एक एक्टिविटी होती है एक्सचेंज। बार्टर और एक्सचेंज में क्या फर्क है या सेम होता है? हाँ, ओके, फिर वो तो बार्टर हो गया ना, कुकर के बदले कुकर।
अच्छा, बार्टर में जरूरी है सेम कमोडिटी हो? ये कहाँ पढ़ के आया? अच्छा, अच्छा, आपने कभी सुना ऐसा आता है कि हाँ, दिवाली धमाका, पुरानी वॉशिंग मशीन लाओ और नई ले जाओ? ऐसा मिलता है क्या कभी? पुरानी वॉशिंग मशीन के बदले नई मिलती है? मेरे को तो कभी नहीं मिली। पुरानी गाड़ी दे दो, नई गाड़ी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बार्टर एंड एक्सचेंज। जब एक्सचेंज होता है ना, तो एक्सचेंज में नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी कंसिडरेशन दोनों होता है। एक्सचेंज में आप अपनी पुरानी चीज देते हो, पैसा भी देते हो, तब नहीं मिलती है। तो एक एक्टिविटी किस तरीके की हो सकती है? एक्सचेंज। और एक्सचेंज की खास बात क्या होती है? एक्सचेंज में मॉनेटरी कंसिडरेशन भी होता है और नॉन मॉनेटरी। ठीक है, अब आप देखिए, आप सेल कर रहे हैं, यानी जब आप सेल कर रहे हैं, जैसे आप कार डीलर के पास जाते हैं, कार डीलर आपको क्या करता है? कार सेल करता है, यानी सेल हो गई, एक एक्टिविटी हो गई, सेल एक एक्टिविटी। वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो किसकी है? गुड्स की। कार डीलर का ये क्या है? बिजनेस। वो बदले में आपसे क्या ले रहा है? कंसीडरेशन। कार डीलर के पास अगर जीएसटीआईएन है और वो सप्लाई कैसी है? टैक्सेबल सप्लाई। तो एक्टिविटी के साथ कितने पैरामीटर पूरे हो गए? 5। तो जब एक्टिविटी के साथ 5 पैरामीटर पूरे होते हैं तो इसे हम कहते हैं ये किसकी सप्लाई है? 7(1)(a) की। यही 5 पैरामीटर सेल की जगह ट्रांसफर के साथ पूरे हो, या बार्टर के साथ हो, या एक्सचेंज के साथ हो। जब दिवाली धमाका ऑफर में आप पुरानी वॉशिंग मशीन के बदले नई वॉशिंग मशीन देते हैं, तो वॉशिंग मशीन का डीलर क्या दे रहा है? एक्सचेंज में वॉशिंग मशीन दे रहा है, आपको गुड्स दे रहा है, वो उसका बिजनेस है, बदले में कंसीडरेशन ले रहा है, मॉनेटरी भी ले रहा है और नॉन मॉनेटरी भी ले रहा है। उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, और उसके द्वारा जो सप्लाई की जा रही है वो टैक्सेबल सप्लाई भी है। तो इच्छाधारी नागिन हमारे सामने कभी किस फॉर्म में आएगी? सेल, कभी एक्सचेंज, कभी बार्टर, कभी ट्रांसफर। किसी भी फॉर्म में आए, अगर 5 पैरामीटर साथ में हो रहे हैं तो वो एक्टिविटी 7(1)(a) की सप्लाई है। इसके अलावा रेंट और लीज सुना है? 2 एक्टिविटी। क्या फर्क होता है या सेम होता है रेंट और लीज? तो हाँ, रेंट शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, लीज लॉन्गर पीरियड के लिए होती है, पर दोनों ही एक्टिविटी में हम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते। अच्छा, लाइसेंस, लाइसेंस में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। टेली, टेली का लाइसेंस्ड वर्जन यूज करते हैं ना, टेली कंपनी आपको टेली यूज करने का लाइसेंस देती है, बदले में पैसा लेती है, ये उसका बिजनेस है। टैक्सेबल पर्सन भी है और टैक्सेबल सप्लाई भी है। कुल मिला के किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो, लाइसेंस हो, लीज हो, रेंट हो, एक्सचेंज हो, बार्टर हो, ट्रांसफर हो, सेल हो, किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो, एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में हमारे सामने आके खड़ी हो, अगर उस एक्टिविटी के साथ 5 पैरामीटर पूरे होंगे तो उस एक्टिविटी पे क्या अट्रैक्ट हो जाएगा? 7(1)(a। इसी तरीके की एक एक्टिविटी होती है डिस्पोजल। ठीक है, जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस के वेस्ट एंड स्क्रैप को क्या करते हैं? डिस्पोज। ये तो कुछ नाम है, इन नामों के अलावा और भी कोई एक्टिविटी हो, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, ठीक है, चाहे वो फ्रेंचाइज हो, कोई भी और नाम हो सकते हैं, किसी भी नाम के साथ अगर 5 पैरामीटर पूरे होंगे तो वो एक्टिविटी 7(1)(a) की सप्लाई होगी। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, तो चलिए नोट्स में क्या लिखा है देखते हैं इसके लिए। चलिए देखिए, ये आपका 245 बैच ही तो है। हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक है, ओके। चलिए पढ़िए, 7(1) इंक्लूड्स, यानी 7 किसको डिफाइन करता है? सप्लाई को डिफाइन करता है। सप्लाई में क्या क्या शामिल है? दिस इज ए, मींस इट इज 7(1)(a। 7(1)(a) ने क्या बोला? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मतलब ये क्या हो गई?
आप भी ऐसे लिख लो अपने नोट्स में। ये कौन हो गई? इच्छाधारी नागिन। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सच एज मीन्स किस किस तरीके की हो सकती है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। सच एज का मतलब इसके अलावा भी और तरीके की हो सकती है। मैंने अभी आपको जो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज का मतलब बताया वो आपके नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओनरशिप, पोजेशन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है। नाउ ये जो भी एक्टिविटी आप करें, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, चाहे कंसिडरेशन अभी हो या फ्यूचर में हो, बट कंसिडरेशन होना चाहिए, और बाय पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब देखिए 7(1) में एपरेंटली, एपरेंटली का मतलब क्या होता है? जो सामने दिखता है। एपरेंटली 3 पैरामीटर के बारे में बात की है, गुड्स और सर्विसेज, कंसिडरेशन और बिजनेस। एपरेंटली 3 पैरामीटर के बारे में बात की, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बाकी के जो 2 पैरामीटर्स है ना, वो बाय डिफॉल्ट होंगे ही होंगे। बाय डिफॉल्ट होंगे या नहीं होंगे ही होंगे, मतलब अगर ये 3 पैरामीटर आप पूरे कर रहे हो और आपके पास अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है और सरकार ने आपके द्वारा दी गई सर्विसेज या गुड्स को एग्जम्प्ट नहीं किया है, तो फिर तो जीएसटी लेवी होना ही है। तो सप्लायर के हाथ में किन पैरामीटर्स को तय करना है? ये 3 पैरामीटर। सप्लायर के हाथ में ये 3 पैरामीटर को पूरा करना है ना। मैं ही इंश्योर करूंगी कि मैं लैंड बिल्डिंग बेच रही हूं या मैं कुर्सी बेच रही हूं या मैं सर्विस दे रही हूं, मैं बदले में कंसिडरेशन ले रही हूं या नहीं ले रही हूं, और मैंने बिजनेस किया है या नहीं किया। अदरवाइज मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है या नहीं लेना है, वॉलेंट्री केस को छोड़ दीजिए, हमेशा कौन तय करेगा? गवर्नमेंट। अगर टर्नओवर ज्यादा है तो लेना ही पड़ेगा, अगर ट्रांजैक्शन बेस में कवर हो रही हो तो लेना ही पड़ेगा, और मेरे द्वारा की गई सप्लाई जीएसटी के दायरे में आएगी या नहीं आएगी ये भी मैं तय नहीं करती, गवर्नमेंट तय करती है। तो हम ये बोलते हैं कि जब भी हम सप्लाई की बात करेंगे, सप्लाई की डेफिनेशन में हमेशा ये 3 पैरामीटर ही आपको अपरेंटली दिखेंगे, और ये 2 पैरामीटर जो बाकी के हैं, टैक्सेबल पर्सन और टैक्सेबल सप्लाई, हम मान के चलते हैं कि ये पूरे होंगे ही होंगे, ठीक है। इसीलिए सोढ़ानी स्वीट्स कचौरी बेचता है तो जीएसटी चार्ज करता है, हमारे बगल में जो कचौरी वाला है वो जीएसटी चार्ज नहीं। दोनों ही व्यक्ति गुड्स दे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कंसिडरेशन ले रहे हैं, फर्क क्या है? टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन एक व्यक्ति के पास टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, दूसरे के पास नहीं है। तो हमेशा सप्लाई की डेफिनेशन में ये 3 पैरामीटर ही आपको अपरेंट दिखेंगे, ठीक है। ये 7(1) पढ़ लीजिए और इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके का आपके दिमाग में होता है तो प्लीज आस्क। ऑनलाइन जो लोग हैं उनमें से किसी को कोई भी डाउट है? आदित्य, अमित, इशिका, कृतिका, कनिका, लवी, महेश, पूजा, संभव, सिमरन, स्नेहा, पूछ लीजिए, है ना। अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास होता है। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट वन। अगले सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड 7(1)(b), है ना। 7(1)(b, सबसे पहली बात, ये जो 7(1)(b है, दिस इज एक्सेप्शन ऑफ बिजनेस। याद रखने के लिए, बी स्टैंड्स फॉर
बिजनेस। 7(1)(b किसका एक्सेप्शन है? बिजनेस का एक्सेप्शन है। तो 7(1)(b हमें क्या बताता है? 7(1)(b बताता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक, सबसे पहली बात 7(1) है इच्छाधारी नागिन है, उसमें बहुत सारी तरीके की एक्टिविटी शामिल है, लेकिन 7(1)(b केवल एक ही एक्टिविटी के बारे में बात करता है, एंड दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यानी 7(1)(b गुड्स पर एप्लीकेबल नहीं होता, केवल किस पे एप्लीकेबल होता है? सर्विस पे। और सर्विस भी क्या? इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब सप्लायर ऑफ सर्विस कहां है? आउटसाइड इंडिया। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कहां है? इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे जहां सप्लाई कंप्लीट हुई है, तो सर्विस देने वाला भारत के बाहर और सर्विस कंप्लीट हुई है इंडिया में, तो दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस कैसे हो? अगेंस्ट कंसीडरेशन। यानी जब भी आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, बदले में क्या दें? कंसीडरेशन दें। और क्या होना चाहिए? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट। क्योंकि पढ़ी बिजनेस का एक्सेप्शन रहे, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो तो भी चलेगा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हो तो भी चलेगा। 3 चेक पॉइंट है 7(1)(b में सप्लाई मानने के लिए। 3 चेक पॉइंट है। पहला चेक पॉइंट, सर्विस इंपोर्ट होनी चाहिए। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब अपने नोट्स में लिख लेंगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस किसे कहते हैं, ऐसा आप लिख लीजिए। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, तो इसे क्या कहेंगे? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इसे कहेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये आप नोट करें, सभी लोग जो ऑनलाइन है वो भी नोट कर लें। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल पे। और 2 बहनें हैं, एक है प्रगति और दूसरी है उन्नति। ठीक है। प्रगति है यूएसए में और उन्नति है इंडिया में। प्रगति यूएसए में है और इंडिया में उन्नति है। और ये जो प्रगति है बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर है ना। प्रगति इंटीरियर डिजाइनर है और उन्नति इंडिया में है। तो प्रगति कौन हो गई? सप्लायर ऑफ सर्विस, और उन्नति है रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। ठीक है। और ये किसका केस है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस। जब भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस होता है तो जीएसटी लॉ ये कहता है कि जीएसटी देने की जिम्मेदारी सप्लायर की नहीं है, जीएसटी देने की जिम्मेदारी किसकी है? रिसिपिएंट की। जब जीएसटी लॉ ये ने कह दिया कि जीएसटी देने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट की है, मतलब ये क्या हो गया? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में हु इज अ टैक्सेबल पर्सन? रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, मतलब उन्नति इज अ टैक्सेबल पर्सन। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जिम्मेदारी भी किसकी है? उन्नति की। और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये पैरामीटर भी किसके लिए चेकआउट करेंगे? टैक्सेबल पर्सन के लिए। बिजनेस पर्पस है या नहीं किसके लिए चेक करते हैं? टैक्सेबल पर्सन के लिए। तो यहां पर सर्विस बिजनेस पर्पस के लिए है या नहीं है, ये प्रगति के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। प्रगति के लिए तो है ही बिजनेस, किसके लिए देखेंगे? उन्नति के लिए देखेंगे। तो उन्नति के लिए 2 ऑब्जेक्टिव हो गए। एक ऑब्जेक्टिव हो गया उन्नति ये सर्विस इंपोर्ट कर रही है फॉर, यानी अपना इंटीरियर डिजाइनिंग करवा रही है ऑफिस के लिए या फिर होम पर्पस, मतलब अपने घर के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग करवा रही है। ठीक है। और बदले में प्रगति को पेमेंट कर रही है $5,000।
ठीक है, देखिए 7(1)(b) में कवर होने के लिए हमने 3 चेक पॉइंट पे बात की। पहला चेक पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। दूसरा चेक पॉइंट, बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए। तीसरा चेक पॉइंट, चाहे रिसिपिएंट के लिए बिजनेस पर्पस हो या ना हो, बिजनेस पर्पस हो या बिजनेस पर्पस ना हो। तीसरा चेक पॉइंट भी पूरा हो गया। तो उन्नति के लिए इट इज अ सप्लाई अंडर सेक्शन बी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, बदले में कंसीडरेशन है, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए सर्विस इंपोर्ट की हो या अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए सर्विस इंपोर्ट की हो। ठीक है, देखिए एक सिचुएशन आपके सामने, बाबूराम है और ये कौन है, सीएमए इंटर में पढ़ते हैं। ये प्रियंका चोपड़ा के ना बिल्कुल डाई हार्ड फैन है। और थोड़े समय पहले आपको पता है एक मेट गाला इवेंट होता है, जितने भी वर्ल्ड के फैशन आइकन्स है वो विचित्र विचित्र प्रकार के फैशन सेंसेस लेके वहां पे आते हैं। और उस समय प्रियंका चोपड़ा बड़ी ट्रोल हुई थी, क्योंकि इंडियंस को 2-3 साल पहले इंडियन को समझ में नहीं आया था कि क्या पहन के आई हैं, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। ठीक, तो बाबूराम को वही मेट गाला लुक देखना है प्रियंका चोपड़ा। अब क्या करेंगे बाबूराम, गूगल से देखेंगे, तो गूगल ने बाबूराम को क्या दी, सर्विस। ठीक है, बाबूराम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, क्या बाबूराम गूगल से ये जो सर्विस ले रहे हैं इसके बदले में कोई कंसीडरेशन देते हैं क्या? हम गूगल को कुछ नहीं देते, हम सप्लायर ऑफ सर्विस को कुछ नहीं देते। जो बीएसएनएल एयरटेल को देते हो वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है। इस इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बदले में कंसीडरेशन नहीं है। ये बाबूराम का बिजनेस पर्पस है या नहीं है, बिजनेस पर्पस नहीं है। हमने 3 चेक पॉइंट के बारे में बात की थी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए, बिजनेस पर्पस है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। क्या यहाँ पे तीनों चेक पॉइंट पूरे होते हैं क्या? कंसीडरेशन वाला चेक पॉइंट पूरा नहीं होता। इसीलिए ये 7(1)(b) की सप्लाई, इसीलिए ये 7(1)(b) की सप्लाई नहीं है। पूछिए, एक सेकंड। हाँ, सप्लायर की लोकेशन आउटसाइड इंडिया है। हाँ, हमने बोला ना, ये देखो क्या लिखा था, वेदर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट। चाहे जो सर्विस इंपोर्ट कर रहा है वो व्यक्ति, वो चाहे इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इंपोर्ट करे या नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इंपोर्ट करे। हाँ, अगर बाबूराम कंसीडरेशन देता तो उसकी भी होती, मान लीजिए आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं, आप एक इंटरनेशनल कोर्स करते हैं, ठीक है, आप सर्विस इंपोर्ट करते हैं, बदले में पैसा देते हैं, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। किस चीज का अमाउंट? बताओ गूगल की कौन सी सर्विस पे पेमेंट किया? हाँ बिल्कुल सब, अच्छा सवाल है। ठीक है, हाँ अच्छा सवाल है। गूगल ड्राइव खरीदा, हम स्टोरेज की सर्विस पे करते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो देर इज अ सिस्टम, OIDAR एक सर्विस होती है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। उस पर्टिकुलर OIDAR की सर्विस, मतलब OIDR की सर्विस का मतलब एक सर्विस देने वाला जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा है, आपको ऐसी सर्विस दे रहा है जो बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ही दी जा सकती है। तो जब आप गूगल ड्राइव पे ऐसा देते हो बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फ्रॉम द रिमोट लोकेशन, क्या वो सर्विस आप बिना इंटरनेट के ले सकते हो क्या? नहीं ना। तो OIDR एक पर्टिकुलर सर्विस होती है जहां पे सर्विस देने वाला इंडिया के बाहर है, वो रिमोट लोकेशन से आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से सर्विस देता है, वहां पे इंटरनेट जरूरी है और मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। ऐसी सिचुएशन में पर्टिकुलरली लॉ ने एक प्रोविजन बनाया है और वो क्या बोलता है, ऐसी सिचुएशन में जीएसटी तो लगता है, लेकिन गवर्नमेंट ने पे करने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट को नहीं दी, क्योंकि आप बबलू डब्लू बाबूराम कौन गली कौन मोहल्ले में बैठे हो, आपको सरकार कहां पकड़ेगी, नहीं पकड़ सकती ना। तो सरकार ने उस परिस्थिति में जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी किसको दे दी, सप्लायर। ऐसा होता है।
ठीक है, इस सिचुएशन में तो वो वैसा ट्रीट होता है। पढ़ेंगे हम आगे, आरसीएम वाले चैप्टर में सब आएगा। ओके, और कोई डाउट? चलिए एक बार ये पढ़ लीजिए, हम क्लास ओवर करेंगे। जो सेक्शन लिखा है 7(1)B अपने नोट्स में एक बार रीड कर लीजिए। पढ़ के देखिए 7(1)B।